So hello everyone and welcome back to the monthly current affairs session and first of all a very happy new year to all of you। एंड आपको पता है कि आज से अपना 2022 स्टार्ट हो गया है और दिसंबर एंड हो चुका है। सो मैं आज आपको दिसंबर 2021 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो कि आपका टॉपिक वाइज होने वाला है। टॉपिक वाइज मीन्स इसमें मैं आपको क्या करूँगा, नेशनल न्यूज़ के बारे में बताऊँगा, स्कीम्स के बारे में बताऊँगा, इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बताऊँगा, डिफेंस, स्पोर्ट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, अपॉइंटमेंट्स, रैंकिंग, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपसे डिस्कशन करने वाला है। सब आपका दिसंबर 2022 से होने वाला है। ये हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं होने वाला, ये हमारा वन लाइनर टाइप में होने वाला, टॉपिक वाइज जिसे बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको नवंबर 2021 का भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ, जो कि आपके हर एग्जाम्स के लिए लगभग इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस, एसएससी, बैंकिंग, उससे मैटर नहीं है। ये आपके अगर एग्जाम में करंट अफेयर का पोर्शन आता है देन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, एंड मैं आगे भी इसको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता रहूँगा। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे इसके ऊपर, तो मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो करना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करना है और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाना है। ठीक है, सो मैं आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकूँ, मुझे कुछ मोटिवेशन मिल सके इसके लिए। चलिए, एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड आप लोग भी अपने चैनल को जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं। सो उनका वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए कि वो भी अपने करंट अफेयर्स के पोर्शन को मजबूत कर सके, अच्छा कर सके और उसमें अच्छे नंबर गेन कर सके। एंड एक और चीज़, अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ, सो इसकी जो पीडीएफ है मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से ऐसा डाउनलोड कर लीजिएगा एंड इसको पढ़ लीजिएगा अपने आप भी। चाहो तो आप इस वीडियोस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। चलिए बात कर लो, चलिए अब चलते हैं आगे, सीधे बात करते हैं अपने नेशनल न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली पॉइंट देखिए, नेशनल न्यूज़ में सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है अपना, ईडब्ल्यूएस कोटा के रिगार्डिंग। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ था कि ईडब्ल्यूएस जो कोटा प्रोवाइड किया गया था जनरल कैटेगरी वालों के लिए, उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसको तरीके से रिव्यू करने के लिए। सो 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, 3 मेंबर के पैनल बनाया गया था। इसके अंदर कौन कौन 3 मेंबर थे, अजय भूषण पांडे और ये वीके मल्होत्रा एंड संजीव सन्याल। ये 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी ईडब्ल्यूएस कोटा को रिव्यू करने के लिए। सब आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख के लेके आया हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट। सभी आपके पॉइंट जो हैं सभी आपके एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। आपको ध्यान से वीडियोज़ को देखना है, अब वीडियोज़ को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं देन आपको वीडियो एंड तक वॉच करनी है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए, जो कि 3 मेंबर की बनाई गई पैनल इसको रिव्यू करने के लिए 3 मेंबर ये हो गए। दूसरी पॉइंट बनता है अपना डिलिमिटेशन कमीशन। ये क्या है डिलिमिटेशन कमीशन, ये है जम्मू कश्मीर के अंदर क्या किया गया है, जो वहाँ की सीटें होती हैं, यानी कि जो अपनी वो होती है राज्यसभा क्या बोल रहा हूँ मैं, जो अपनी असेंबली होती है, स्टेट की असेंबली से बोलते हैं विधानसभा या विधानसभा जो होती है उसकी जो सीट से होती है उसको बढ़ाने की बात करी गई है, उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, बात कर ले तो वही जम्मू कश्मीर के अंदर सीट बढ़ाने की बात की गई थी। इसको जो हेड बनाया गया वो रंजन देसाई जी को बनाया गया है। हेड जिसके बनाए गए रंजन देसाई जी को बनाया गया है। पहले जम्मू कश्मीर के अंदर 37 सीट्स हुआ करती थी, अब उसके अंदर 6 ऐड करके 43 सीट्स कर दी गई है। कहाँ, जो उसका विधान परिषद होता है, इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद के अंदर 43 सीट जम्मू के अंदर है एंड कश्मीर के अंदर आपकी 1 सीट बढ़ाई गई, जो कि 47 अब हो गई। टोटल आपकी 90 सीट्स हो चुकी हैं कहाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, पहले कितनी थी, पहले यहाँ पे 37 थी जम्मू में, कश्मीर 46 थी। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट सभी आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। तीसरा पॉइंट अपना बनता है कि जो अपना फर्स्ट सीडीएस थे जिसे जनरल बिपिन रावत जी, इनकी अभी आपको पता है इनका चॉपर जो क्रैश हो गया था, कहाँ हुआ था, कुन्नूर, एक तमिलनाडु के पास एक जगह है कुन्नूर, वहाँ पर इनका चॉपर जो था वो क्रैश हो गया था। चॉपर का नाम क्या था, वो था MI-17V5। MI-17 MI सीरीज़ अपनी रशिया से ली गई है, इंडिया ने ये चॉपर रशिया से लिया था, यानी कि रूस से लिया था। रशिया की जिस MI सीरीज रशिया से ही ली गई है, पता है आपको। सो ये चॉपर का नाम क्या है, MI-17V5। ठीक है, ये चॉपर क्रैश हुआ था, इन पर अपने जनरल बिपिन रावत के साथ और भी 11 लोगों की इसमें डेथ हो गई थी। सब ध्यान रखना है आपको, चॉपर का नेम। अपना चौथा पॉइंट बनता है कि साइक्लोन आया था एक जावत करके नाम, जावत करके साइक्लोन आया था, जो कहाँ था, वेस्ट बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के अंदर आया था। पता है आपको, बे ऑफ बंगाल इस तरीके का रीजन, यहाँ पर का जो रीजन है उसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल वाला रीजन। तो यहाँ पर जितने भी स्टेट है उन सभी को इसने इफेक्ट किया था, लाइक अपना उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आता है इसके नुकसान देखने को मिले हैं किसका, साइक्लोन जावत के थ्रू। इसका नाम कहाँ से, देखो साइक्लोन का नाम दिया जाता है हर बार, ये नाम इस बार जो दिया गया वो सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया है। साइक्लोन का जावत नाम ये है, ये सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया, बे ऑफ बंगाल के अंदर आया था। चलिए अगला पॉइंट अपना
दुर्गा पूजा को भी क्या हुआ है इंडिया के अंदर, पता है आपको दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा पूजा को अभी यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज टैग दिया गया है। यूनेस्को का एक कल्चर हेरिटेज टैग होता है जो कि दुर्गा पूजा को दिया गया है। इसके साथ आपको पता है कि यूनेस्को के एक क्रिएटिव सिटी प्रोग्राम भी होता है जिसके अंदर अभी श्रीनगर को भी इसको ऐड किया गया था। इससे पिछले मंथ में मैंने आपको कवर भी करवाया था। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी प्रोग्राम होता है उसके अंदर श्रीनगर को भी ऐड किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अभी जो कल्चर हेरिटेज के अंदर आपका दुर्गा पूजा को भी ऐड किया गया है। अगला पॉइंट अपना अपाती टेक्सटाइल है। ये क्या अपातनी टेक्सटाइल है, ये कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश के। इसको अभी क्या मिला, जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मिला है अपातनी टेक्सटाइल को, जो अरुणाचल प्रदेश की, इसे अभी जीआई टैग मिला है, ध्यान रखना है आपको ये। पॉइंट नंबर 7 श्री रमना काली टेम्पल। श्री रमना काली टेम्पल ये कहाँ है, ढाका के अंदर है। ढाका के अंदर। सो अभी हुआ क्या था, ये अपने प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद, वो गए हुए थे अभी बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, वो गए हुए थे बांग्लादेश। वहाँ पे उन्होंने इस टेम्पल का इनॉग्रेशन किया है क्योंकि वहाँ 50 साल पूरे हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के। सो अभी वहाँ वो गए हुए थे अपने प्रेसिडेंट, उन्होंने इस टेम्पल का वहाँ इनॉग्रेशन किया है। क्या नाम है उसका, रामाकाली टेम्पल, ढाका के अंदर है। चलिए अगला पॉइंट स्पॉन्ज सिटी। स्पॉन्ज सिटी पता है आपको, जो सोफ्ता होता है नहीं, हम जब सोफ्ता बचपन बोला करते हैं सोफ्ता, वही वाला उसी को बोलते हैं स्पॉन्ज। इस तरीके से उसी के बेसिस के ऊपर मैं स्पॉन्ज सिटी बनाने की बात करी गई, जो कि चेन्नई को बनाया जाएगा स्पॉन्ज सिटी। मतलब ये वाटर मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं कि जो वाटर को तरीके से ऑब्जर्व कर लेगी अपने अंदर, उसे बोलते हैं स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्ज सिटी अपने चेन्नई को बनाने की बात की गई है। पॉइंट नंबर 9 अभी सेंट्रल एशियन कंट्री को इनवाइट किया गया है रिपब्लिक डे की परेड के ऊपर। पिछले मंथ में क्या हुआ था, मैंने बताया था आपको, बिम्स्टेक कंट्री को इनवाइट किया गया है, बट बिम्स्टेक को इनवाइट नहीं किया गया। अब सेंट्रल एशियन कंट्री, जो सेंट्रल एशिया कंट्री है, जो 5 कंट्री अपनी है तान वाली, उन सभी को यहाँ इन्वाइट किया गया रिपब्लिक डे परेड के ऊपर। अपने इंडिया के अंदर 26 जनवरी को होता है रिपब्लिक डे, उसकी जो परेड होती है उसके ऊपर जो चीफ गेस्ट के रूप में इन 5 कंट्रीज़ को इन्वाइट किया गया है। हर साल कोई ना कोई इन्विटेशन किसी ना किसी को इनवाइट किया जाता है इंडिया की तरफ से। सो इस बार 2022 में अपना किसको ऐड किया गया है, इन 5 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इन 5 कंट्रीज़ को क्या किया गया है, वहाँ इन्वाइट किया गया रिपब्लिक डे परेड। अब इन सभी 5 कंट्रीज़ का आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप इसको देख लीजिए जाके, मैप पे देख लीजिए जाके। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। एक और चीज़ से पहले जो 2021 में फिर कौन आया था, 2022 में तो ये आने वाले हैं। 2021 के अंदर कोई नहीं आया था चीफ गेस्ट। सो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट जो थे वही चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किए गए थे। इंडिया के जो चीफ गेस्ट कौन थे इस बार 2021 के अंदर, जो प्रेसिडेंट है वही चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किए गए थे। अगला पॉइंट नंबर 10 क्या है अपना, पीएम ने इनॉग्रेट किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। आपको पता है पीएम ने अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इनॉग्रेट किया है। कहाँ, ये काशी के अंदर यानी कि वाराणसी के अंदर है। सो इसके अंदर 400 मीटर का कॉरिडोर है एंड ये आपको 800 करोड़ इसका बजट है। इसका बजट बजट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। सो इसका ध्यान रखना, आपको बजट जो है वो 800 करोड़ इसका बजट है, 400 मीटर का है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किसने इनॉग्रेट किया, पीएम ने इनॉग्रेट किया। सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इसके अंदर है। पॉइंट नंबर 11 अपना सरयू कैनाल प्रोजेक्ट। सरयू कैनाल प्रोजेक्ट ये 300 सरयू रिवर के ऊपर है। पता है सरयू कैनाल प्रोजेक्ट सरयू रिवर के ऊपर है। ये आपका सरयू रिवर कहाँ है, आपको पता है अयोध्या से गुजरती सरयू रिवर। सो ये 318 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है एंड 9000 करोड़ इसका बजट है, 9000 करोड़ इसका बजट है। ध्यान रखना आपको सब चीज़ें। अगला पॉइंट आता है अपना पॉइंट नंबर 12। मोदी जी ने क्या किया, इन फाउंडेशन स्टोन रखी गंगा एक्सप्रेसवे की। गंगा एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन रखी गई इसके भाई पीएम मोदी के द्वारा। ये कितना लंबा है, ये 594 किलोमीटर का है गंगा एक्सप्रेसवे। इसका बजट कितना है, इसका बजट है 36,000 करोड़। 36,000 करोड़ इसका बजट है एंड इसके अंदर 35 किलोमीटर की एक एयर स्ट्रिप बनाने की भी बात की गई है। खाली बात की गई है अभी, बाकी आप देखते क्या होता है आगे। चलिए अगला पॉइंट नंबर 13 क्या है, आपको पता होगा कि अभी गर्ल्स की मैरिज एज जो है वो 21 कर दी गई है। पहले 18 हुआ करती गर्ल्स की मैरिज एज 18 हुआ करती है, अब इसे 21 कर दिया गया है। अब इसका क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका जो एक्ट है वो कब आया था। एक्ट जो था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये आपको 2006 के अंदर आया था। बस यही एक क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट इससे। ठीक है, ये एक्ट कब आया, एक्ट आया था 2006 के अंदर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। अगला पॉइंट नंबर 14, इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल गोवा के अंदर करवाया गया, जो कि इसका 7th एडिशन हुआ है। इसका पहला कहाँ हुआ था, पहला 2015 के अंदर दिल्ली के अंदर करवाया गया था। इस बार 7वां एडिशन हुआ जो कि गोवा के अंदर करवाया गया, किसका, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। अगला पॉइंट नंबर 15, वर्ल्ड के अंदर संगीत तानसेन फेस्टिवल होता है। वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल जो कि ग्वालियर के अंदर करवाया जाता है हर साल। ग्वालियर MP है, माने कि मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर है, वहाँ पे होता है वर्ल्ड का संगीत
तानसेन फेस्टिवल, जो कि इस बार 97th एडिशन करवाया गया। कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर के अंदर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 16, 1000 अटल थिंकरिंग लैब बनाने की बात की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा ये बातें की गई है 1000 थिंकरिंग लैब बनाने की। कहाँ? जम्मू कश्मीर के अंदर। ध्यान रखना है आपको ये बातें। एक और चीज़, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताई दीजिए आप जल्दी से। दिल्ली के अंदर इसका नीति आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। उसके हेड होते हैं, वो हेड इसके पीएम ही होते हैं, इसके हेड। चलिए अगला पॉइंट, अपना पॉइंट नंबर 17, बीना पान की पाइपलाइन। बीना पान की पाइपलाइन एक गैस पाइपलाइन है जो कि इनॉग्रेट की गई है बाई पीएम मोदी। सो ये कहाँ है? बीना अपना मध्य प्रदेश के अंदर है एंड पानकी अपना यूपी से है, यानी कि मध्य प्रदेश को यूपी से अटैच करने की बात की गई है इस पाइपलाइन के थ्रू, जो कि 356 किलोमीटर की है, बीना पानकी पाइपलाइन। अगला पॉइंट नंबर 18, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाने की बात की गई है इंडिया ने, इंडिया के अंदर। सो इंडिया जो है वो ताइवान के साथ क्या कर रहा है? टाई अप कर रहा है। ताइवान के साथ टाई अप कर रहा है किसके लिए? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाने के लिए। आपको पता है सेमीकंडक्टर बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। इसकी जो इंडस्ट्री लगाने की बात की गई है वो इंडिया और ताइवान के साथ बात की गई है। इसका जो बजट है वो 76,000 करोड़ का इसका बजट है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला पॉइंट नंबर 19, टी सेतु। ये क्या एक तरीके से टी ब्रिज है जो कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है, कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि महानदी रिवर के ऊपर बनाया जाने की बात की गई है। महानदी रिवर के ऊपर टी सेतु। अगला पॉइंट नंबर 20, चिलाई कलन। ये क्या है? चिलाई कलन ये है 14 डेज का बहुत ही कोल्ड पीरियड होता है कश्मीर के अंदर। इन 40 दिनों के अंदर बहुत ही ठंड पड़ती है कश्मीर के अंदर, तो इसे बोलते हैं चिलाई कलन। ठीक। पॉइंट नंबर 21, तमिल थाई। तमिल थाई ये क्या है? तमिलनाडु ने अपना स्टेट सॉन्ग घोषित किया है तमिल थाई को। तमिल थाई क्या है? एक स्टेट सॉन्ग घोषित किया गया तमिलनाडु का। ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट नंबर 22, जैतापुर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर, पता है आपको? जैतापुर न्यूक्लियर रिएक्टर महाराष्ट्र के अंदर। ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल बन चुका है इस टाइम पर। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल बन चुका है जैतापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर। सब ध्यान, सब बातें इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। एंड अपना पॉइंट नंबर अब 23 आएगा। ये भी बातें चल रही नेशनल न्यूज़ के बारे में चल रहा है। पॉइंट नंबर 23, अस्कत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ है? अभी किस ये न्यूज़ में था। अस्कत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अपने उत्तराखंड के अंदर है। सो न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये इको सेंसिटिव जोन में चला गया है, इसलिए ये अभी न्यूज़ के अंदर आया। तो ध्यान रखना है आपको, अस्कत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड के अंदर है। बुक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? ये भी अभी न्यूज़ में था। ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। वेस्ट बंगाल में जो सबसे ऊपर वाला इलाका है, यानी कि जो बॉर्डर हमारी टच होती है भूटान के साथ, वहाँ पर सबसे ऊपर बना हुआ नेपाल भूटान बॉर्डर के पास बुक्सा टाइगर रिजर्व। वहाँ पे हुआ क्या था? अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे 23 साल के बाद कोई टाइगर देखा गया है। ठीक है, तभी इसका नाम आया था न्यूज़ के अंदर, बुक्सा टाइगर रिजर्व। आपको ध्यान रखना वेस्ट बंगाल के अंदर है। मनोहारी टी ये अभी न्यूज़ में थी। सबसे महंगी टी है ये, 1,00,000 रुपये पर केजी वाली टी है ये। 1,00,000 रुपये पर केजी इसकी प्राइस है। मनोहारी टी ये आसाम की है, ध्यान रखना इसको आपको। पॉइंट नंबर 26, इंडिया ने जो टारगेट लिया है जीरो हंगर टारगेट 2030 तक लिया है। इंडिया का जो टारगेट है जीरो हंगर का वो 2030 तक है। इंडिया का जो गगनयान मिशन है वो 2030 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा। एंड जो कंट्री का फर्स्ट स्पेस स्टेशन होगा वो 2030 में लॉन्च किया जाएगा। कंट्री का जो फर्स्ट स्पेस स्टेशन होगा वो 2030 तक लॉन्च करने की बात की गई है। पॉइंट नंबर 28, ये चल रही है नेशनल न्यूज़ के बारे में बातें। पॉइंट नंबर 28 क्या है? यूनिक पेट्रोल सब्सिडी। झारखंड ने क्या किया है? अपने पेट्रोल की सब्सिडी कम कर दी है, यानी कि जो टैक्स ज़्यादा सरकार ले रही पेट्रोल डीजल के ऊपर, तो झारखंड ने अपने आप से ही अपने स्टेट के अंदर ही टैक्सेस कम कर दिए हैं, सब्सिडी दे दी एक तरीके से पेट्रोल के ऊपर। ठीक है, ये कुछ ही के लोगों को मिला है, कुछ स्पेशल कैटेगरी होती है SC/ST वालों को, उन्हीं लोगों को ये दिया जाने की सुविधा बात की गई है। यूनिक पेट्रोल सब्सिडी ये झारखंड में बात की गई है। पॉइंट नंबर 29, अपना वर्ल्ड का जो टालेस्ट ब्रिज है, यानी कि सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वर्ल्ड का, जिससे रेलवे ब्रिज बोलते हैं, रेलवे ब्रिज जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, वो मणिपुर के अंदर बनाने की बात की गई है। हालांकि बन चुका है मणिपुर के अंदर। वर्ल्ड का टालेस्ट ब्रिज बन चुका है रेलवे ब्रिज। वर्ल्ड का टालेस्ट रेलवे ब्रिज जो है मणिपुर के अंदर बन चुका है, जिसकी हाइट जो है वो 141 मीटर इसकी हाइट है, 111 किलोमीटर का है। इससे पहले 139 एक यूरोप का कोई था ब्रिज, वो इससे पहले हुआ करता था। अब ये वर्ल्ड का टालेस्ट बन चुका है मणिपुर के अंदर रेलवे ब्रिज, नौनी वैली के अंदर है। ये 140 मीटर की इसकी हाइट है। अपना लास्ट क्वेश्चन जो है ये नेशनल न्यूज़ का 30 पॉइंट, स्काई रूट। स्काई रूट यह क्या है? प्राइवेट कंपनी बन चुकी है जिसने क्रायोनिक इंजन बनाया पहली बार।
बाकी सारी जो गवर्नमेंट कंपनी बनाती है इस इंजन जो है, जो गवर्नमेंट की कंपनियां होती है वही बनाती हैं, लेकिन स्काई रूट पहली प्राइवेट कंपनी जिसने बनाया है अपने इंडिया के अंदर। बाकी विदेशों में प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, जैसे स्पेस एक्स वगैरह, ये सब प्राइवेट कंपनियां ही हैं, स्पेस एक्स, ठीक है, जॉन एलन मस्क की। सो ये अपने इंडिया के पहली कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसने ये इंजन बनाया है, स्काई रूट। नाम ध्यान रखना आपको, स्काई रूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर के अंदर है, सॉरी हैदराबाद का इसका जो हेडक्वार्टर वो हैदराबाद के अंदर, इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद के अंदर, आपको ध्यान रखना है। इसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने बता दिया एक बार। चलिए, ये आपकी नेशनल न्यूज़ पूरी हो चुकी कंप्लीट। ये किसके बारे में था? हमारा नेशनल न्यूज़ के बारे में पूरी हो चुकी कंप्लीट। चलिए अब अगला क्या आगे क्या आएगा अपना, आगे अपनी स्कीम्स के बारे में, जो नेशनल की स्कीम है उनके बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहली स्कीम जो थी कॉल योर कॉप। कॉल योर कॉप जो नागालैंड की स्कीम है। सुजालम सुफालम अभियान गुजरात का है। सुजालम सुफालम अभियान गुजरात का है। श्रेष्ठा स्कीम ये कहाँ से लॉन्च की गई? श्रेष्ठा स्कीम जो है ये फॉर एससी रेजिडेंशियल एजुकेशन, यानी कि जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एजुकेशन के बारे में इसके लिए बात की गई श्रेष्ठा स्कीम्स के अंदर। ये किसके अंदर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये आती है। स्वच्छ भारत 2.0 लॉन्च किया गया था 6 दिसंबर 2021 को। जो स्वच्छ भारत 1.0 कब लॉन्च किया था? पहला वाला 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था पहला वाला। जो अभी 2.0 लॉन्च किया गया, 2.0 अपने 6 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है। नई मंजिल स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई। नई मंजिल स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई है। शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम, ये कहाँ का प्रोग्राम? ये नेशनल NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम, ठीक है। ये नाम से लग रहा है शी वुमेन के लिए है, तो वुमेन के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा लॉन्च किया गया है ये प्रोग्राम। अगला पॉइंट PM ग्रामीण आवास योजना। PM ग्रामीण आवास योजना की जो 2024 तक एक्सटेंड करने की बात की गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के अंदर में आता है। आपको नाम से लग रहा है हाउसिंग अफेयर, आवास के बारे में, तो हाउसिंग अफेयर्स के अंदर में तो आएगा। PM ग्रामीण आवास योजना 2024 तक एक्सटेंड करने की बात की गई है। स्टार्ट ये कब हुआ था? स्टार्ट आई थिंक 2017 में हुआ था, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, हम यहाँ लिखना भूल गया, तो आप जिसको देख लीजिएगा एक बार, चेकआउट कर लीजिएगा इसकी ये स्टार्ट कब हुआ था, क्योंकि ये पॉइंट भी बन जाता है इंपॉर्टेंट। एंड चेक करके आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगला पॉइंट नंबर 8, ऑपरेशन देवी शक्ति। पता है क्या नाम कहाँ से है? ऑपरेशन देवी शक्ति जी आपका जो इंडिया की जो अफगानिस्तान के अंदर लोग फंसे हुए थे वहाँ से उन्हें निकालने के लिए जो इंडिया ने ऑपरेशन लगाया था, ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन देवी शक्ति उसका नाम रखा गया था। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रूल आ गया तालिबान का, सो आपको तालिबान के वहाँ से लोगों को निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन देवी शक्ति किया था। इसके बाद अगला पॉइंट नंबर 9, सहाय स्कीम। ये क्या है? स्पोर्ट की स्कीम है जो कि झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई है। सहाय स्कीम स्पोर्ट की स्कीम जो झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला पॉइंट PM कृषि संचय योजना। PM कृषि संचय योजना ये अपनी इरिगेशन की स्कीम है, यानी कि सिंचाई के लिए जो स्कीम होती है उसे बोलते हैं इरिगेशन, अपनी एक सिंचाई की स्कीम है। PM कृषि संचय योजना जो कि 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी, यानी 5 साल के लिए 5 साल की इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और आगे 5 साल के लिए इसकी वैलिडिटी कर दी गई है। चलिए अगला पॉइंट अपना उन्नति ई-लर्निंग, दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। उन्नति ई-लर्निंग दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। विकास पोर्टल ये लैंड के लिए, यानी कि जो लैंड एक्विजिशन के लिए लॉन्च किया था, जो कि जो भूमि होती है उसके एक्विजिशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। लैंड एक्विजिशन के लिए विकास पोर्टल ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर में आता है। उड़ान स्कीम जो अपनी आएगी, उड़ान स्कीम ये राजस्थान के द्वारा लॉन्च की गई है। उड़ान स्कीम राजस्थान के द्वारा लॉन्च की गई। इसमें क्या है? फ्री नैपकिन सैनिटरी देने के लिए बात की गई है। राजस्थान के जो CM है उनके द्वारा बात की गई। अशोक गहलोत आई थिंक, हाँ अशोक गहलोत वहाँ के CM है, उन्होंने ये बात की है कि उड़ान स्कीम के वो फ्री नैपकिन सैनिटरी देंगे गर्ल्स को। चलिए आगे पॉइंट नंबर 14, नदी उत्सव 2021 के कहाँ गंगा, इसे क्या है? नदी उत्सव है, गंगा को क्लीन करने के रिगार्डिंग है, गंगा रिवर को क्लीन करने के रिगार्डिंग नदी उत्सव है। सो इसके अंदर किसके अंदर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशन जल शक्ति एंड टूरिज्म के अंदर में आता है। गंगा क्लीन का जो मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशन जल शक्ति एंड टूरिज्म के अंदर में आता है। नदी उत्सव 2021, बात क्लियर हुई। चलिए अगला पॉइंट नंबर 15, खेल नर्सरी स्कीम ये हरियाणा की स्कीम है। खेल नर्सरी स्कीम हरियाणा की स्कीम है। पॉइंट नंबर 16, बानस डेयरी साकुल ये वाराणसी में लॉन्च किया गया, जब PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो बजट है वो 475 करोड़ का इसका बजट है। वाराणसी के अंदर लॉन्च किया गया है बानस डेयरी साकुल।
आपको नाम से लगा डेयरी के रिगार्डिंग, यानी कि दुग्ध उत्पादन से रिगार्डिंग है ये बात। चलिए अगला पॉइंट नंबर 17, मंदरम मंजापाई। मंदरम मंजापाई ये क्या है? ये तमिलनाडु का एक इनिशिएटिव है, इसे बोलते हैं प्रमोट करना, बैग को प्रमोट करना, जो क्लॉथ के बैग होते हैं, कपड़े के थैले होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम का लॉन्च किया गया है। इसका नाम मंदरम मंजापाई, तमिलनाडु की, ध्यान रखना है आपको। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये आपका कहाँ से जुड़ा हुआ? सिल्वर लाइन ये केरला का रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये केरला का रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है। पॉइंट नंबर 19, समाज सुधार अभियान। ये बिहार के सीएम जो हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है समाज सुधार अभियान। कौन सी बिहार के सीएम कौन है बताइए जल्दी से, कौन है बिहार के सीएम? बिहार का सीएम है नीतीश कुमार, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया है समाज सुधार अभियान का। चल नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार, ठीक है। पॉइंट नंबर 20, शक्ति बिल। शक्ति बिल महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन, जिसको भी बढ़ा दिया गया है 2023 तक, 2015 में लॉन्च किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन, तो इसको भी बढ़ा दिया गया 2023 तक। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है। गंगा सागर मेला ये वेस्ट बंगाल का मेला है, जो कि मकर संक्रांति को लगाया जाता है, लगता है वहाँ। मकर संक्रांति आपको पता है 14 जनवरी को होती है, सो वहाँ 14 जनवरी को ये मेला लगने वाला गंगा सागर मेला। कौशल रोजगार योजना ये हरियाणा के द्वारा लॉन्च की गई है। पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया, 2016 के अंदर लॉन्च किया था। अभी इसका कुछ न्यूज़ में आया था, इसलिए इसका नाम बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया 2016 का, इसका नाम अभी न्यूज़ में आया था। चलिए जी, आपका कवर हो गया, स्कीम भी पूरी आपकी कवर हो चुकी है। अब अगला पॉइंट देखें क्या आता है। अगला पॉइंट अपना है इंटरनेशनल न्यूज़। अब बात करेंगे जो इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? G20 ट्राइका। G20 के अंदर ट्राइका एक समिट है, इसका इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। ट्राइका ये क्या है? ट्राइका के मीनिंग क्या है? जो 3 कंट्री आई वाली हैं इन्हीं को ट्राइका बोला गया है। यानी कि जब G20 की मीटिंग जो 2021 में इटली के अंदर हुई थी, आपको पता है, 2022 में इंडोनेशिया के अंदर होने वाली है, 2023 के अंदर इंडिया के अंदर, सो इन्हीं तीनों को मिला के बोला गया ट्राइका, ठीक है। जिनके भी नंबर आई से नाम है, इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया, इन तीनों को मिला के बोला गया है ट्राइका। इसको भी इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया, यानी कि क्योंकि इंडिया में भी 2023 के अंदर G20 की मीटिंग होने वाली है। इसका मेन पर्पस आपको यही रखना कि इस मीटिंग कब होने वाली है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। G20 की ये मीटिंग है, G20 की 2021 में इटली में होगी, 22 में इंडोनेशिया के अंदर होगी, 23 के अंदर अपनी इंडिया के अंदर होने वाली है। चलिए, डेमोक्रेसी समिट अभी यूएसए के अंदर हुआ था, पता है आपको। पॉइंट नंबर 3, G7 मीटिंग अपनी 2021 के अंदर कहाँ हुई थी? लिवरपूल के अंदर हुई, तो यूके के अंदर। 2022 में कहाँ? जर्मनी के अंदर होगी। 2023 के अंदर जापान के अंदर होगी, 2024 के अंदर अपनी इटली के अंदर होगी। सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आपके। एंड 2020 के अंदर कहाँ हुई थी? यूएसए में होने वाली थी, बट वहाँ कैंसिल हो गई थी यूएसए के अंदर, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे कोविड का सिनेरियो था, सो इसलिए वो कैंसिल कर दी गई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना तीनों, 22 जर्मनी, 23 जापान और 24 का अपना इटली के अंदर मीटिंग होने वाली G7 की। वो G20 थी, ये G7 की, ठीक है। अगला पॉइंट, अब जेम्स वेब टेलीस्कोप, यानी कि वेब टेलीस्कोप है जो कि हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस कर देगा। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया गया है, ये हबल टेलीस्कोप से बहुत बड़ा है, इसको रिप्लेस करने वाला है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। बात क्लियर हो गई ये भी। एंड एक और चीज़, अपना साइक्लोन स्वार्म का लेकर, साइक्लोन स्वार्म करके एक साइक्लोन आया था जो कि यूएसए के अंदर आया था, ठीक है। स्वार्म करके साइक्लोन एक आया था यूएसए के अंदर, जिसको वहाँ बोलते हैं टोर्नेडो से बोलते हैं ना, क्योंकि हर जगह अलग अलग नाम होता है, साइक्लोन का नाम अलग बोल रहा, कहीं विली बोलते, कहीं पे टाइफून बोलते, कहीं पे टर्नाडो बोलते। तो यूएसए के अंदर क्या बोलते हैं? इसको टर्नाडो बोलते हैं, जो कि स्वर्ण का नाम का साइक्लोन आया था, टर्नाडो यूएसए के अंदर, ध्यान रखना है आपको। साइक्लोन राई करके एक साइक्लोन आया था जो कि फिलीपींस के अंदर आया था, तो वहाँ क्या बोलते हैं? वहाँ इसे टाइफून बोलते हैं। साइक्लोन राई आया था, जो कहाँ आया था? फिलीपींस के अंदर आया था, सो वहाँ बोलते क्या है? टाइफून इसे बोलते हैं साइक्लोन को वहाँ। पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। चिली यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं गैब्रियल बोरिक को। जो चिली का यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनाए गए अभी, कौन, इनका नाम क्या है? गैब्रियल बोरिक, मात्र 35 ईयर्स के हैं, इनको भी बनाया गया यंगेस्ट प्रेसिडेंट चिली के। तो चिली की कैपिटल क्या है जल्दी बताइए? चिली की कैपिटल जो है वो सैंटियागो वहाँ कैपिटल है, और पेसो वहाँ की करेंसी है। चिली की कैपिटल सैंटियागो है, पेसो वहाँ की करेंसी है। इसी तरीके से अभी कुछ कंट्रीज़ न्यूज़ में थी, इन सभी के भी आपको ध्यान रखने हैं कैपिटल वगैरह। निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मनागुआ। निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मनागुआ। इस आइलैंड छोटे छोटे से हैं। ताइवान की कैपिटल ताइपे है। न्यू कैलेडोनिया की कैपिटल क्या है? नाओमिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है इन सब कंट्रीज़ की कैपिटल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी ये कंट्रीज़ न्यूज़ में थी किसी वजह से, तो आपको ध्यान रखना है। ताइवान की ताइपे है, न्यू कैलेडोनिया की नाओमिया है, एंड निकारागुआ की मनागुआ है। ये क्या है?
इसे बोलते हैं राजधानियाँ हैं, कैपिटल हैं। चलिए अगला पॉइंट, मोजाम्बिक को जो है इंडिया ने डिफेंस इक्विपमेंट भेजे हैं, कुछ बेचे एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर। मोजाम्बिक एक कंट्री है जो कि अफ्रीका के अंदर आती है, मोजाम्बिक। सो कहाँ की कैपिटल क्या, मोजाम्बिक की कैपिटल मापुतो है। मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है, मापुतो, मोजाम्बिक की कैपिटल है। एंड जो इंडिया ने ये किया है, इंडिया ने अपना ये मिशन सागर के थ्रू किया है। मिशन सागर एक इंडिया का मिशन है जिसके अंदर अपनी INS केसरी ने पार्टिसिपेट किया है। INS केसरी ने पार्टिसिपेट किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए पॉइंट नंबर 9, दुबई जो है वो 100% पेपरलेस हो चुका है। दुबई में हर काम अपना पेपरलेस हो गया है, यानी कि हर काम टेक्नोलॉजी के बेस्ड हो चुका है। तो दुबई की कैपिटल क्या है, दुबई की सिटी कैपिटल इसकी क्या है, अबू धाबी कैपिटल है UAE की। अबू धाबी ये कैपिटल है UAE की। अगला पॉइंट नंबर 10, नासा का डार्ट मिशन 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, डार्ट का डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, यानी कि अगर कोई एस्टेरॉयड हमारी अर्थ की तरफ आएगा, कोई एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आएगा, सो इसे ये मिशन क्या है, उस एस्टेरॉयड को उसको चेंज कर दे, उसको दिशा बदल देगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट नंबर 11, Shijian-4। Shijian-4 ये क्या है, ये चाइना की सैटेलाइट, उसका नाम है Shijian-4। जियान फर्स्ट जो भी है, जियान फर्स्ट ये भी चाइना की सैटेलाइट है, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है चाइना की। इनमारसेट फर्स्ट ये भी जापान की सैटेलाइट, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इनमारसेट जापान की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये दोनों चाइना की हैं और ये आपकी जापान की कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने वाली। इनमारसेट, जुआन और शिवान तो नाम से लग रहा है चाइना की है, बस इनमारसेट जो है वो जापान की सैटेलाइट है कम्युनिकेशन वाली। पॉइंट नंबर 14, ब्रिक्स कंट्रीज़ जो होती हैं, यानी कि ब्रिक्स बैंक उनका होता है। ब्रिक्स बैंक के अंदर अभी एक नया मेंबर जोड़ा गया है, जिसे इजिप्ट। ब्रिक्स बैंक के अंदर अभी एक नया मेंबर जोड़ा गया है, इसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट कंट्री है, उसको जोड़ा गया है ब्रिक्स बैंक के अंदर। ब्रिक्स बैंक को ही बोलते हैं NDB, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक को ही बोला जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई के अंदर हेडक्वार्टर इसका है। न्यू डेवलपमेंट बोलो या ब्रिक्स बैंक, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई के अंदर है। इजिप्ट को नया मेंबर जोड़ा गया, इससे पहले भी 3 नए मेंबर और जोड़े गए, इससे पहले भी 3 मेंबर जोड़ा गया, बांग्लादेश को, UAE को एंड उरुग्वे को, इन सभी को जोड़ा गया था इससे पहले भी, अभी कुछ दिनों पहले। अब बात है इसकी कैपिटल क्या है। इजिप्ट की कैपिटल आपकी क्या है, कैरो कैपिटल इजिप्ट की है। इसकी कैपिटल पता है आपको, ढाका कैपिटल, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। UAE की पता है अबू धाबी है। एंड उरुग्वे की जो कैपिटल है वो मोंटीवीडियो है। मोंटीवीडियो उरुग्वे की कैपिटल है, UAE की अबू धाबी है, ढाका बांग्लादेश की है, इजिप्ट की कैपिटल क्यारो है। ध्यान रखना सब चीज़ें, बड़े पॉइंट होने वाले हैं सारे। अगला पॉइंट नंबर 15, SCO की एक यूनिट होती है, यानी कि एक SCO क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक है, उसकी एक यूनिट होती है रैट्स करके। ठीक, उसका जो इंडिया मेंबर बन गया है, चैंपियनशिप आई है वो इंडिया के पास आई है। ये रैट्स क्या है, रैट्स का मीनिंग क्या होता है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है। ये SCO की एक यूनिट है जिसका जो चैंपियनशिप है वो इंडिया के पास है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है। SCO एक कॉर्पोरेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है। नाम शंघाई है, बस इसका जो हेडक्वार्टर वो बीजिंग के अंदर है, ध्यान रखना ये पॉइंट आपको। अगला पॉइंट नंबर 16, लास्ट पॉइंट अपना है इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। लास्ट पॉइंट है ये अपना सिमोगार फिनिक्स। ये क्या है, ये ईरान की सैटेलाइट होने वाली है। सिमोगार फिनिक्स ईरान की सैटेलाइट ये है। ठीक है, अपना ये हो गया पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ कंप्लीट हो गई। अब देखिए क्या पॉइंट आता है अपना। अब बात करेंगे डिफेंस के बारे में। डिफेंस की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, सबसे पहली चीज़ एक्सरसाइज एक्वेरियम। डिफेंस में सबसे पहली चीज़ जो है एक्सरसाइज एक्वेरियम। ये किसकी एक्सरसाइज है, एक्वेरियन इंडिया और मालदीव्स की एक्सरसाइज है। एक्वेरियन इंडिया और मालदीव्स की एक्सरसाइज है, जो कि मालदीव्स के अंदर करवाई गई है। ठीक, याद हो गया इतना पॉइंट, बस इतना ध्यान रखना आपको। पैनेक्स 2021 भी एक एक्सरसाइज जो कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में होती है। बिम्स्टेक कंट्रीज़ के 7 मेंबर आते हैं, इन 7 कंट्रीज़ के बीच में ही ये एक्सरसाइज होती है पैनेक्स। ठीक है, ये एक तरीके से पुणे में करवाई गई है 2021 के अंदर। डिसास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, किसी भी डिजास्टर से बचने के लिए एक्सरसाइज करवाई गई है। इसमें अंदर कौन कौन कंट्रीज आती है, ध्यान, इंडिया आती है इसके अंदर, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो बिम्स्टेक के अंदर नहीं आते। ध्यान रखना आपको सब पॉइंट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो बिम्स्टेक के अंदर नहीं आती हैं। ठीक है, ये 7 कंट्रीज़ भी आपकी बिम्स्टेक के अंदर आती हैं। इनका नाम देख लीजिए आप इसको एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिम्स्टेक कंट्रीज़ के अंदर ये 7 कंट्रीज़ आती हैं।
पैनिक एक्सरसाइज करवाई गई है इन कंट्रीज़ के बीच में। अगला पॉइंट पिनाका, ये पिनाका क्या है? पिनाका ये क्या है? इंडिया का इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर है, जो कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बोलते हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इसे बोलते हैं। इंडिया का इंडिजीनियस ही है पिनाका रॉकेट लॉन्चर, जिसकी अभी टेस्टिंग की गई थी Mark 2 वाले की, तभी ये न्यूज़ में आया था। इसकी जो 75 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है, DRDO के द्वारा इसकी टेस्टिंग की गई थी। इसकी रेंज कितनी है? 75 किलोमीटर। इससे पहले भी किया गया था Mark 1, उसकी रेंज 40 किलोमीटर थी। ये क्वेश्चन आपका CDS एग्जाम के अंदर आया भी था ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी पता है नवंबर के अंदर आपका एग्जाम होता है CDS का, सो वहाँ ये क्वेश्चन आया भी था। पिनाका क्या है? क्या है पिनाका? पिनाका एक आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अगला पॉइंट मरीच, ये मरीच क्या है? ये सुपरसोनिक मिसाइल DRDO के द्वारा टेस्ट करी गई है। मरीच एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि DRDO के द्वारा टेस्ट फायर की गई है। सेंट मिसाइल एक लॉन्च की गई है DRDO के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसने टेस्ट किया है। सेंट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सेंट का फुल फॉर्म है। सेंट मिसाइल जो कि DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट की है। प्रलय मिसाइल एक है जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। प्रलय मिसाइल नाम से लगा, प्रलय सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। प्रलय सरफेस टू सरफेस मिसाइल, याद हो गया। जो DRDO के द्वारा टेस्ट फायर किया गया है। इसकी रेंज कितनी है? 500 से 1500 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है। 500 से 1500 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है, DRDO की है 500 से 15 किलोमीटर। क्या है? प्रलय मिसाइल। अगला पॉइंट नंबर अगला, यानी कि अग्नि पी। अग्नि ये पी क्या है? अग्नि पी एक मिसाइल है, अग्नि पी इसका नाम है, जो कि इसका सेकंड टेस्ट किया गया। हालांकि इसका टेस्ट पहले भी किया गया था, सो अभी इसका सेकंड टेस्ट किया गया है अग्नि पी का। इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज आपकी जो होने वाली है वो 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है। अग्नि पी की रेंज कितनी है? ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया था। अभी कोई एग्जाम सीडीएस का था, सीडीएस के अंदर ये क्वेश्चन आया था आपका सीडीएस के एग्जाम के अंदर नवंबर के अंदर, कि अग्नि पी की रेंज कितनी है? 1000 से 2000 इसकी रेंज होने वाली है, जो कि अभी टेस्ट फायर की गई है। बात क्लियर हुई? चलिए अगला पॉइंट अपना डिफेंस के रिगार्डिंग वर्टिकल शॉर्ट रेंज मिसाइल लॉन्च की गई है, सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि DRDO के द्वारा टेस्ट की गई है। हालांकि जितनी मिसाइल होती है सब हॉरिजॉन्टल, सारी मिसाइल हॉरिजॉन्टल होती है। ये अपनी वर्टिकल पहली मिसाइल जो ऐसी है जो कि वर्टिकल है, यानी कि इस तरीके से वर्टिकल। बाकी सारी मिसाइल अपनी इस तरीके से होती है, हॉरिजॉन्टल होती हैं, जो कि DRDO ने भी टेस्ट फायर की है। P-15B ये क्या है? नेवी का सेकंड इंडिजीनियस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। ये नेवी का इंडिजीनियस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। इससे पहले INS विक्रमादित्य पहला था, दूसरा ये है P-15B, इंडिया का इंडिजीनियस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 10 क्या है? INS मुर्मुगाओ। क्या लिखा है? मुर्मुगा। INS मुर्मुगा ये क्या? इंडिया नेवीज का इंडिजीनियस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। ये भी नेवी का इंडिजीनियस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। ठीक है। ये क्या है? INS मुर्मुगुआ, ये नेवी का इंडिजीनियस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर ये भी है। ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 11 AERVs, ये क्या है? DRDO और PEL के द्वारा टेस्ट किए गए हैं, यानी कि आर्मर्ड इंजीनियर रेजोनेंस व्हीकल है। ये एक तरीके से व्हीकल है, इंडियन आर्मी के लिए बनाए गए हैं। DRDO और BEL ने मिलकर बनाए हैं, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाए हैं AERVs। ठीक, आर्मर्ड इंजीनियर रिनोनेंस व्हीकल। ठीक है, बात क्लियर हुई। पॉइंट नंबर 12 इंडियन आर्मी ने क्वांटम लेबोरेटरी बनाने की बात की गई है। कौन सी लेबोरेटरी? क्वांटम लेबोरेटरी बनाने की बात की गई, जो कि मऊ के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर लगाने की बात की गई है। क्वांटम लेबोरेटरी, बात क्लियर हुई। सो ये अपना डिफेंस के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई, जो कि दिसंबर 2021 में डिफेंस के बारे में जो घटनाएं कुछ घटी थी। बात क्लियर होगी। चलिए अगला पॉइंट अब क्या आता है? अपना स्पोर्ट के बारे में। आप जानते हैं स्पोर्ट के बारे में सबसे पहली चीज़ तुमने कॉमनवेल्थ गेम्स करवाए गए थे। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, क्योंकि ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर करवाई गई, जिसके अंदर इंडिया ने टोटल 16 मेडल गेन किए थे। 4 गोल्ड थे, 7 सिल्वर थे एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इंडिया ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है। जेरेमी लार्री नुंगा, अचित सेहुली, अजय सिंह और पूर्णिमा पांडे, इन चारों लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इन चारों लोगों का नाम ध्यान रखें, अजय सिंह, पूर्णिमा पांडे एंड अचिता शेहोली एंड जेरेमी। इन चारों लोगों के नाम ध्यान रखने। किससे जुड़े? चारों खिलाड़ी जो हैं, ये चारों प्लेयर आपके वेट लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पॉइंट नंबर 2 शेफ चैंपियनशिप ये होती है, फुटबॉल की चैंपियनशिप होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, इसके अंदर बांग्लादेश ने जीता है। जी चैंपियनशिप कैसे जीती? ये चैंपियनशिप अपनी बांग्लादेश का जीती गई है। और जो अंडर 18 और अंडर 19 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया
होस्ट करेगा 2022 के अंदर। बात क्लियर हुई। शेफ चैंपियनशिप फुटबॉल की है, अंडर 18 अंडर 19 इंडिया होस्ट करने वाला 2022 के अंदर। अभी जो हुआ वो जीत चुका है बांग्लादेश। सॉरी। अगला पॉइंट नंबर 3, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज़ के अंदर होने वाला है। अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2022 के अंदर वेस्ट इंडीज़ के अंदर होने वाला है। उसका जो कैप्टन बनाए गए वो यश को बनाया गया है। यश धुल को इसके कैप्टन बनाया गया। अंडर 19 क्रिकेट टीम के कैप्टन जो है वो यश धुल को बनाया गया है। पॉइंट नंबर 4, वुमेन का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो 2022 के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर होने वाला है। वुमेन्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का न्यूजीलैंड में होने वाला है। इससे पहले जिससे पहले जो हुआ था उसके अंदर इंडिया जो था वो रनर अप रहा था। इसी तरीके जो मेन का होने वाला है वो 2023 में होने वाला है। मेन का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो 2023 के अंदर इंडिया के अंदर होने वाला है। इससे पहले 2019 के अंदर हुआ था जो कि अपना वेल्स और इंग्लैंड के अंदर हुआ था, जिसके अंदर इंग्लैंड जो थी विनर रहा था। अगला पॉइंट नंबर 5, डेविस कप जो है वो टेनिस का वर्ल्ड कप होता है। डेविस कप एक क्या है? टेनिस का वर्ल्ड कप होता है मेन का। इस तरीके से वुमेन का भी एक होता है वर्ल्ड कप, टेनिस का ही बेली जीन किंग कप। बेली जीन किंग कप एक तरीके से ये भी टेनिस का वर्ल्ड कप होता है जो कि वीमेंस का होता है। ये जो डेविस कप जो होता है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है डेविस कप। ये भी क्वेश्चन बनता है। अगला पॉइंट नंबर 6, एशियान हॉकी चैंपियनशिप हुई तो 2021 में ढाका के अंदर इसके अंदर इंडिया को जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। एशियान हॉकी चैंपियनशिप ढाका के अंदर करवाई गई, यहाँ पे इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स हुई, जो कि ये क्या है? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स ये है फार्मूला 1 रेसिंग इवेंट होता है, लीगल रेसिंग का इवेंट है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। इसके अंदर मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन ये जीत चुके हैं, यानी कि दो ही खिलाड़ी पता है आपको ज़्यादा नाम में आते हैं। लुइस हैमिल्टन होते हैं, एक मैक्स वर्स्टैपेन होते हैं। इस टाइम पर लुइस हैमिल्टन हार गए हैं, मैक्स वर्स्टैपेन जीत चुके हैं अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को। मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये मैक्स वर्स्टैपेन जो रेडबुल की टीम से खेलते हैं, ठीक है। जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज़ की टीम से खेलते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स वर्स्टैपेन ने जीती है। पॉइंट नंबर 1, जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप करवाई गई दुबई के अंदर, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, इसके अंदर मैग्नस कार्लसन विनर रहा है। इनकी भी चेस के अंदर नंबर 1 रैंक है। इन मैग्नस चार्लसन जो हैं कार्लसन, इनकी चेस के अंदर नंबर 1 रैंक है। ये अभी दुबई के अंदर एक टूर्नामेंट है चेस का, वो जीत गए हैं। ये नॉर्वे के प्लेयर हैं। चलिए अगला पॉइंट नंबर 9, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप करवाई गई चाइना के अंदर। इस 2026 के अंदर क्या इंडिया के अंदर करवाई जाएगी? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के अंदर 2026 के अंदर इंडिया के अंदर करवाई जाएगी। जो पहली बार ऐसा हुआ कि 2 इंडियन प्लेयर पहुंचे हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर। श्रीकांत पहुंचे थे और लक्ष्य सेन पहुंचे थे। सो श्रीकांत को हार गए थे फाइनल के अंदर, मिला है सिल्वर मेडल। श्रीकांत जो थे वो फाइनल के अंदर हार गए, सो इन्हें मिला है सिल्वर मेडल। ये अपने इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है लक्ष्य सेन को। दोनों प्लेयर अपने बैडमिंटन जुड़े हुए हैं, श्रीकांत और लक्ष्य सेन, ध्यान रखना ये भी पॉइंट आपको। पॉइंट नंबर 10, गो कार्टिंग टूर्नामेंट, ये भी एक रेसिंग इवेंट होता है जो कि इंडिया के अंदर ही होता है। आदित्य जीते गए, आदित्य के द्वारा ये आदित्य इसको जीत चुके हैं। गो कार्टिंग टूर्नामेंट आदित्य के द्वारा जीता गया, जो कि रेसिंग इवेंट एक होता है। बीजिंग ओलंपिक्स कि जो बीजिंग ओलंपिक पता है आपको 2022 के अंदर विंटर ओलंपिक होने वाले हैं बीजिंग के अंदर। सो इंडिया ने जो यहाँ इंडिया के चीफ जाएंगे वो हरजिंदर सिंह को भेजा जाएगा। इंडिया से चीफ बन के जाएंगे वो हरजिंदर सिंह को भेजा जाएगा। एक बात और, बीजिंग ओलंपिक के अंदर कंट्रीज़ के अंदर कुछ डिप्लोमेटिक बाइकआउट कर दिया है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया? बाइकआउट कर दिया, यानी कि वो नहीं भेजेंगे अपनी जो प्लेयर्स होते हैं उनको बीजिंग ओलंपिक्स में नहीं भेजेंगे। इससे बोलते हैं डिप्लोमेटिक बाइकआउट। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और भी कंट्रीज़ ने किया है, कनाडा वगैरह। सो ये कंट्रीज़ अपने जो प्लेयर्स वो नहीं भेजने वाले बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर। पॉइंट नंबर 12, एमा, ये क्या है? एमा एक है टेनिस के प्लेयर हैं। एमा टेनिस के प्लेयर है, इन्हें स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। अभी एमा प्लेयर टेनिस की है, स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। अगला पॉइंट, अवनी लेखारा। अवनी लेखारा एक बैडमिंटन, पता आपको कौन है? ये पैरा शूटर है, यानी कि शूटिंग करती हैं, जो कि एक पैरा एथलीट हैं। सो इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेयर का ऑनर किया गया था एंड बेस्ट पैरा वुमेन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया था। ये ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं 2। अवनी लेखारा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑनर दिया गया था एंड बेस्ट पैरा वुमेन ऑफ द ईयर का भी इन्हें ऑनर किया गया था। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला अपना एजाज पटेल को रिगार्डिंग। पता है आपको एजाज पटेल ने अभी 10 विकेट ले लिए थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। टोटल 10 विकेट होते, 10 विकेट इन लोगों ने इन्हें अकेले ही ले लिए एजाज पटेल ने। इंग्लैंड से खेलते हैं, नाम लग रहा है इंडिया का, बट इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं। क्या नाम है? एजाज पटेल। ध्यान रखिएगा जी,
इंग्लैंड की टीम से खेलते एजाज पटेल, हालांकि इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे थे, सो वहाँ पर इन्होंने 10 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक इनिंग के अंदर। इससे पहले करने वाले जिम लेकर भी इससे पहले 10 विकेट ले चुके हैं, एंड अपने अनिल कुंबले भी 10 विकेट ले चुके हैं एक टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक इनिंग के अंदर। बात क्लियर हुई। पॉइंट नंबर 15 जो है आरिफ खान, ये कौन है? ये है स्कायर तरीके से बीजिंग ओलंपिक पार्टिसिपेट करने वाले इंडिया की तरफ से, जम्मू से बिलोंग करते हैं ये। सो ये स्कायर के अंदर बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगला पॉइंट अपना अवार्ड्स के रिगार्डिंग। अब अवार्ड्स के बाद आती है, अपने पता है आपको अभी ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था 2020 का, 2001 का, दोनों साथ में ही दिए गए। 2020 को मिला है नीलमासी पूखन को मिला है, एंड 2021 का जो मिला है दामोदर माचू को मिला है। ठीक है, इन दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। रामानुजन प्राइज़ दिया गया है नीना गुप्ता को, ये थर्ड वुमेन है जिन्हें ये प्राइज़ मिला गया, थर्ड वुमेन है जिनको ये प्राइज़ दिया गया। ये होता क्या रामानुजन प्राइज़? रामानुजन प्राइज़ उन्हें दिया जाता है जो मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा वर्क करते हैं, यंग मैथमेटिशियन को दिया जाता है रामानुजन प्राइज़। उसके बाद यूएस का मैथ प्राइज़ एक हुआ है जो कि इसे बोलते हैं सिप्रियन फिरोज प्राइज़, जो कि निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है, जो कि हालांकि अमेरिका में ही रहते हैं, इन्हें बोलते हैं इंडियन अमेरिकन है ये निखिल श्रीवास्तव, इनको ये अवार्ड दिया गया है यूएस का मैथ्स प्राइज़। मिस यूनिवर्स पता है आपको, मिस यूनिवर्स हुआ था। सो मिस यूनिवर्स के अंदर 2021 के अंदर हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है, ये थर्ड वुमेन है। इससे पहले सुष्मिता सेन को मिल चुका 1994 के अंदर, एंड लारा दत्ता को मिल चुका 2000 के अंदर। ये कहाँ करवाया गया? ये आपका इजराइल के अंदर करवाया गया था, इजराइल की सिटी है इलात करके, वहाँ करवाया गया था मिस यूनिवर्स 2021, जो कि अपना 17 एडिशन था। चलिए अगला पॉइंट, आईसीसी ने एक नई आफत शुरू कर दी है कि हर मंथ अवार्ड देने वाली, जिसको हमें याद करना पड़ जाते हैं। ठीक है, आईसीसी का नवंबर मंथ का अवार्ड है जो कि दिया गया है डेविड वार्नर को, क्योंकि नवंबर का है, दिसंबर में अनाउंस किया गया था, नवंबर का अवार्ड जो है वो दिया गया डेविड वार्नर को, एंड वुमेन के अंदर दिया गया मैथ्यू को, ध्यान रखना है, वुमेन के अंदर वार्नर को एंड मैथ्यू को वुमेन के अंदर दिया गया है। SJFI मेडल, ये क्या है? ये मिला गया है सुनील गावस्कर को अवार्ड दिया गया। ये है होता क्या? ये है स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, SJFI स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एक मेडल है जो कि सुनील गावस्कर को जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट अपना जो बनता है अब, कोलंबिया जर्नलिस्ट स्कूल अवार्ड, कोलंबिया जर्नलिस्ट स्कूल अवार्ड, ये किसको मिला है? मालिनी को मिला है। मालिनी द हिंदू ग्रुप की चेयरपर्सन है, सो इन्हें दिया गया है मालिनी। काफ़ी बड़ा नाम आगे है तो मैंने सिर्फ मालिनी ही लिखा है। कोलंबिया जर्नलिस्ट अवार्ड मालिनी को मिला, ध्यान रखिएगा। अपना अगला पॉइंट, रॉयल गोल्ड मेडल, ये किसका मेडल होता है? आर्किटेक्ट का मेडल होता है। रॉयल गोल्ड मेडल ये आर्किटेक्ट का मेडल होता है, जो कि बालकृष्ण जोशी जी को दिया गया है। भूटान को टॉप ऑनर सिविलियन अवार्ड जो कि PM मोदी जी को दिया गया, उसको नाम वहाँ का बोलते क्या है? ढुरुक गयाल्पो अवार्ड, जो कि भूटान का टॉप सिविलियन अवार्ड जो कि PM मोदी जी को दिया गया है। साउथ अफ्रीका के ऑफ द ईयर का अवार्ड इम्तियाज़ सुलेमान को दिया गया, जो इंडियन है, इनको साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इम्तियाज़ सुलेमान को। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट अवार्ड किसको दिया गया है? जो विरल देसाई जी को दिया गया, जो कि दुबई के द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट अवार्ड विरल देसाई जी को दिया गया, जो कि दुबई के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान दिया गया, पता है व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है, जो कि असगर वजूहत को दिया गया। उनकी रचना है महाबली, उसके लिए इसको व्यास सम्मान को दिया गया है। पॉइंट नंबर 13, वर्ल्ड एथलीट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया, जो कि ये कौन है? ये एक लॉन्ग जंप की प्लेयर हैं। इसके साथ पॉइंट नंबर 14, बैलून डी अवार्ड, ये क्या है? बैलून डी अवार्ड ये है एक बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड है, बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड ऑफ वर्ल्ड है, जो कि मेसी को दिया गया है। 7 टाइम है ये अवार्ड जो मेसी जीत चुके हैं। मेसी एक प्लेयर है फुटबॉल के, जो कि अर्जेंटीना की टीम से खेलते हैं। वुमेन के अंदर एलेक्सिया पुटेल्स को दिया गया है वुमेन के अंदर। एंड एक होती है यासीन ट्रॉफी, वो फुटबॉल से संबंधित, ध्यान रखना। यासीन ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स दिए गए हैं, जो कि 20 लैंग्वेज के अंदर दिए जाते हैं। लिटरेचर अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड है, जो इंग्लिश के अंदर मिला है वो नामिता गोखले जी को दिया गया है। नामिता गोखले को इंग्लिश का अवार्ड दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनकी एक बुक है थिंग टू लिव बिहाइंड, इसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि लिटरेचर का अवार्ड होता है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर,
जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दानिश सिद्दीकी जी को दिया गया है। दानिश सिद्दीकी की डेथ हो चुकी थी, अभी अपना वो तालिबान का चल रहा था मसला, सो ये गए हुए थे अफगानिस्तान, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी उसी के चक्कर में, सो इनको भी अभी अवार्ड दिया गया है ये दानिश सिद्दीकी को। ठीक है, बात क्लियर हुई, इसको ध्यान रखिए, ये अपना पूरा हो चुका है। अब बात आती है अपॉइंटमेंट्स का, थोड़ी सी अपॉइंटमेंट्स की ही बात आती है। सबसे पहला पॉइंट अपॉइंटमेंट्स के अंदर डिस्नीलैंड के अंदर, डिस्नीलैंड पता है कि डिस्नीलैंड एक बहुत ही बड़ा पार्क है जो कि कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। इसकी जो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनाई गई है वो सुशांत अर्नोल्ड को बनाया गया फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। गीता गोपीनाथ जो है वो आईएमएफ के अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर हैं, जो कि एक इंडियन है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ, वाशिंगटन के अंदर है। आईएमएफ है क्या चीज़, इंडियन मॉनेटरी फंड, इंडियन नहीं है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन के अंदर है। जिसके जो गीता गोपीनाथ हैं ये इंडिया से ही हैं, जो कि सेकंड पोजीशन के ऊपर वहाँ हैं। अनिल मेनन ये कौन है, ये है लेफ्टिनेंट कर्नल है यूएसए की एयरफोर्स के अंदर। अनिल मेनन लेफ्टिनेंट कर्नल हैं यूएस की एयरफोर्स के अंदर, जो कि एक तरीके से इंडियन ओरिजिन है, जो कि इन्हें चुना गया नासा का फ्यूचर एस्ट्रॉइड के लिए। नासा का फ्यूचर एस्ट्रॉइड्स के लिए इन्हें चूज़ किया गया है। नेली मेंदापुडी को फर्स्ट वुमेन है प्रेसिडेंट बनी है, जो कि यूएस की यूनिवर्सिटी एक है पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी, वहाँ की जो प्रेसिडेंट बनाई गई, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई नीली मेंदापुडी, ध्यान रखना नाम आपको इनको ध्यान। प्रदीप कुमार रावत जो कि चाइना के हैं एम्बेसडर, इंडिया के चाइना एम्बेसडर जिसे बोलते हैं, वो हैं प्रदीप रावत जी को बनाया गया है। इंडिया के जो एम्बेसडर चाइना के अंदर हैं वो अभी बनाए गए हैं प्रदीप कुमार रावत जी। इससे पहले कोई मिश्री करके थे, वो पर्सन थे, अब वो चेंज हो जाएंगे, इनकी जगह पे प्रदीप कुमार रावत जी जाने वाले हैं चाइना के एम्बेसडर के रूप में इंडिया से। ऋषभ पंत जी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। नरेंद्रन कोलापेन, ये कौन है, नरेंद्र कोलापेन जो इंडियन ही हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर रहते हैं। ये तरीके से साउथ अफ्रीका के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के जज बनाए गए हैं, कितनी बड़ी बात है। नरेंद्र कोलापेन इंडियन ओरिजिन है, साउथ अफ्रीका के अंदर रहते हैं, सो साउथ अफ्रीका जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के जज बनाए गए हैं। ये कुछ फेमस अपॉइंटमेंट्स जो कि आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बात आती है रैंकिंग के रिगार्डिंग कि इस महीने के अंदर जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग है वो उसके बारे में क्या बात कर ली जाए। सबसे पहली चीज़, अपनी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग जो 40 नंबर पे है। ग्लोबल पेंशन रिपोर्ट आई थी, इसके अंदर इंडिया जो है वो 40 पोजीशन के ऊपर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो रैंकिंग रिलीज़ की जाती है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के अंदर इंडिया 56 पोजीशन के ऊपर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के अंदर इंडिया जो है 56 पोजीशन के ऊपर है, जो कि वर्ल्ड टैलेंट जो रेटिंग है इसके अंदर इंडिया कितने नंबर पे है, 56 पोजीशन के ऊपर है। अगला पॉइंट नंबर 3, फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स, एक तरीके से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जो इसके अंदर जो है वेस्ट बंगाल टॉप पे है। फाउंडेशनल जो लिटरेसी होती है, यानी कि जो शुरुआत के दिनों में जो बच्चों का ज्ञान होता है उसके अकॉर्डिंग जो रैंकिंग की जाती है, जो कि इसमें वेस्ट बंगाल टॉप पे है, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा रैंकिंग जो है रिलीज़ की जाती है, फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स। उसके बाद हेल्थ इंडेक्स के अंदर जो है केरला टॉप पे है। ये सब कुछ रैंकिंग जो खाई, ये दोनों रैंकिंग जो है वो कहाँ की है, इंडिया के अंदर, बाकी जो पूरी इंटरनेशनल रैंकिंग थी ऊपर 2 वाली। ठीक है, अब बात होती है हेल्थ इंडेक्स 2021, इसके अंदर केरला टॉप पे रहा है एंड अपना यूपी बिहार लास्ट में ही होगा क्या, लास्ट में ही है। एंड ये रैंकिंग जो है जो नीति आयोग के द्वारा रिलीज की जाती है, नीति आयोग के द्वारा, साथ ही साथ हेल्थ वेलफेयर यूनियन के द्वारा रैंकिंग जो जारी की जाती है हेल्थ इंडेक्स, इसमें केरला टॉप पे रहा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें गुजरात टॉप पे रहा, दिल्ली टॉप पे रहा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स नाम से लगे, जहाँ गवर्नेंस अच्छा होता है उससे वहीं की रैंकिंग रिलीज़ की जाती है। उसके गुजरात जो टॉप पे है एंड दिल्ली अपने दूसरे पोजीशन के ऊपर है। अटल इनोवेशन रैंक्स के अंदर IIT मद्रास है। अटल इनोवेशन रैंक्स के अंदर IIT मद्रास टॉप पे बना हुआ है अपना। अब बात आती है कि इसकी डेज के रिगार्डिंग। अब इंपॉर्टेंट डेज जो अपने दिसंबर मंथ में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार है। गुड गवर्नेंस डे कब होता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे के ऊपर मनाया जाता है। इस तरीके से गुड गवर्नेंस वीक भी होता है, जो कि 20 से 25 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, गुड गवर्नेंस वीक जो होता है वो 20 से 25 दिसंबर तक मनाया जाता है, जिसकी थीम रखी गई इस बार प्रशासन गाँव की ओर इसकी थीम रखी गई है। पॉइंट नंबर 2, विजय दिवस जो है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है।
विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 दिसंबर को बनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे पता है आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी जो थीम रखी है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एड्स डे की जो थीम रखी गई इस बार 2021 की, एंडिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को एंड करना इसकी थीम रखी गई है। मैत्री दिवस जो अपना है, मैत्री दिवस ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तरीके से महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, जो कि 6 दिसंबर को मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस भी अपना 6 दिसंबर को ही मनाया जाता है। मैत्री दिवस और महापरिनिर्वाण दिवस भी 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इस दिन क्या हुआ था, इस दिन अब जो महापरिनिर्वाण दिवस जो मनाया जाता है, ये BR अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी है, सो इसको मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। बात क्लियर हुई, ये भी हो गया महापरिनिर्वाण दिवस। अब बात आती है डेथ, जो इम्पोर्टेंट डेथ हुई इस महीने के अंदर वो कौन कौन सी हैं। के रोशे, ये के रोशे कौन है, फॉर्मर आंध्रा के CM थे। के रोशे फॉर्मर आंध्रा के CM थे। विनोद दुआ ये कौन जर्नलिस्ट थे, NDTV के। विनोद दुआ NDTV के जर्नलिस्ट थे। गिरीश नानावती जी, ये भी इनकी भी डेथ हो गई थी अभी। ये कौन थे, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिन्होंने सिख राइट्स एंड गोधरा राइट्स के अंदर अच्छी भूमिका निभाई थी। सिख राइट्स 1984 के अंदर हुए थे एंड गोधरा राइट्स 2002 के अंदर हुए थे। सो इन्होंने वहाँ पे उसमें जजमेंट दिया था गिरीश नानावती जी ने, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 के सेथु माधवन, ये कौन है, के सेथु माधवन ये अपने फिल्म मेकर थे, जो कि मलयालम और तमिल के थे। मलयालम तमिल सिनेमा के अंदर ये एक तरीके से लीजेंडरी फिल्म मेकर थे, के सेथुरमन, ध्यान रखना। अगला पॉइंट अपना आता है पॉइंट नंबर 5 देशमंद टूटू। ये कौन था, देशमंद टूटू, ये साउथ अफ्रीका के लीजेंडरी पर्सन थे, जो कि नेल्सन मंडेला के हाथ में रहा करते थे, उन्हीं की आइडियोलॉजी फॉलो करा करते थे। सो अब इनकी भी डेथ हो चुकी है, डायमंड टूटू। अगला पॉइंट एडवर्ड ओ विल्सन। एडवर्ड ओ विल्सन, इन्हें कहा जाता है मॉडर्न डार्विन। मॉडर्न डार्विन, यहाँ इन लिखा होना चाहिए था मॉडर्न, इन्हें मॉडर्न डार्विन कहा जाता है। सो इनकी भी डेथ हो गई है। इन्हें एंटोमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी की जो चींटियों की स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। एंट की जो स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। तो इन्हें एंटोमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 7 कार्लोस पापुलियंट, ये इनके भी फॉर्मर ग्रीस के प्रेसिडेंट थे, इनकी भी डेथ हो गई है। फॉर्मर ग्रीस के प्रेसिडेंट थे, यानी ग्रीस के फॉर्मर पहले के प्रेसिडेंट, तो इनकी डेथ हो गई कार्लोस पापुलियंट। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। अब अपना लास्ट बनता है पॉइंट आज के सेशन का, बुक्स। इंपॉर्टेंट जो बुक्स लिखी गई हैं दिसंबर मंथ के अंदर, वो उनके बारे में एक बार उस पर देख लेते क्या क्या है। गंगा ट्रिपल आर एक बुक है, गंगा ट्रिपल आर करके, गंगा RRR यानी कि गंगा ट्रिपल आर करके एक बुक है, जिसको राजीव रंजन मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है। राजीव रंजन मिश्रा जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। प्राइड प्रेजुडाइज पंडिटरी, प्राइड प्रेजुडाइज पंडिटरी एक बुक है जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर इसके राइटर हैं। डॉक्टर VL दत्त एक बुक है जो कि इंदिरा दत्त के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर VL दत्त ये बुक जो है वो इंदिरा दत्त के द्वारा लिखी गई है, जो कि अपने वो है VP यानी कि वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, उनके द्वारा इस बुक का इनॉग्रेशन किया गया, यानी कि इसको तरीके से लॉन्च किया गया है। VL दत्त, इंदिरा दत्त के द्वारा ये बुक लिखी गई। 3 बुक आपके इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। बात के लिए चलिए, ये पूरा अपना सेशन कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आपने वीडियो अंत तक वॉच करी और आप एक अच्छे स्टूडेंट है, एक तरीके से आप एक सीरियस स्टूडेंट है अपने करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। सो आपने वीडियो अंत तक वॉच करी। एंड एक और चीज़, अगर आपका वीडियो पसंद आ जाइए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली है सो वीडियो का लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन मिल सके, मैं आगे भी इस तरीके से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ। सो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, सो दैट मुझे भी कुछ मिल सके मोटिवेशन इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। आई होप आपका सब क्लियर हो गया, आपने वीडियो एंड तक वॉच करी। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। सो फिर टेक केयर एंड फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ध्यान से कर दीजिएगा। सो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।